हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा है रासायनिक बल गतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार चैप्टर होने वाला है। क्या होने वाला है? बहुत ही मजेदार चैप्टर। बस हौले हौले चलते जाना है, घबराना नहीं। जितना मैं कराता जाऊंगा उतना सब कुछ करते जाना, बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। क्या नहीं करना है? बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। अगर ढील दी तो क्या होगा? नहीं तो पतंग कट जाएगी। क्या होगा? पतंग कट जाएगी। बीमारी तो आती रहती है और जाती रहती है, बट यह जो आपका टाइम है यह कभी वापस नहीं आने वाला है। यह जो आपकी क्लास की पढ़ाई है यह कभी दोबारा नहीं आएगी। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? मेहनत। क्या करना है? दिन रात एक। तो लग जाओ किसमें? मेहनत करने में। तो लग जाओ किसमें? दिन रात एक करने में। तो चलिए स्टूडेंट, हम आज हमारे इस नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बता दूंगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, और साथ ही आज इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम दो टॉपिक और पढ़ेंगे जो कि हमारे होंगे अभिक्रिया की औसत दर यानी कि एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और जो दूसरा होगा इसमें वह होगा अभिक्रिया की तात्क्षणिक या फिर तात्कालिक दर, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंस्टांटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक बल गतिकी की। तो रासायनिक बल गतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? रासायनिक बल गतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, यानी कि भौतिक रसायन की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत क्या है? जिसके अंतर्गत हम यह पढ़ते हैं कि कोई अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, यानी कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है वह किस स्पीड से हो रही है, कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है वह किस दर से हो रही है। अर्थात रासायनिक बल गतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण से क्या है? अभिक्रिया दर तथा उस रासायनिक समीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। तो रासायनिक बल गतिकी क्या होती है? यह क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम निम्न बातों का अध्ययन करते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट है वो? पहला पॉइंट है स्टूडेंट अभिक्रिया की दर। तो पहला जो पॉइंट है इसमें पढ़ेंगे हम अभिक्रिया की दर यानी कि ROR, जिसे बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। जो दूसरा पॉइंट होगा इसमें क्या पढ़ेंगे हम? अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि अभिक्रिया दर को प्रभावित
करने वाले विभिन्न कारक। और जो थर्ड वन होगा स्टूडेंट, उसमें क्या पढ़ेंगे हम? अभिक्रिया की क्रियाविधि। यानी कि मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स जो है ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री की है, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, जिसके अंतर्गत क्या है, हम इन 3 पॉइंट को पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है अभिक्रिया की दर, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। जो दूसरा पॉइंट है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन। और जो थर्ड पॉइंट है, इसमें पढ़ेंगे हम अभिक्रिया की क्रियाविधि, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। यदि मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊं तो इस चैप्टर के अंदर, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, बात करते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया आपको, क्या पढ़ेंगे? अभिक्रिया की दर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, किस स्पीड से जो है कोई अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है। दूसरा बोला मैंने अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन। और वो फैक्टर कौन कौन से होंगे? ताप हो गया, सांद्रता हो गया, यानी कि ताप जो है किस प्रकार से जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, सांद्रता किस प्रकार से प्रभावित करती है, या फिर दाब किस प्रकार से इफेक्ट डालती है, या फिर उत्प्रेरक जो है किस प्रकार से किसी रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। और यहां पर ताप के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? आर्हीनियस समीकरण, यानी कि इसमें पढ़ेंगे हम आर्हीनियस समीकरण। ऐसे ही सांद्रता के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे हम? अभिक्रिया की कोटि हो गया, अभिक्रिया की कोटि, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे? ताप किस प्रकार से जो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करेगा, सांद्रता किस प्रकार से, दाब किस प्रकार से, और उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट किस प्रकार से जो है किसी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करेगा। और ताप के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? आर्हीनियस समीकरण। और सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन के भीतर हम क्या पढ़ेंगे? अभिक्रिया की कोटि, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे वेग नियम की, वेग नियम की, साथ ही बात करेंगे अभिक्रिया की आणविकता, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता, मोलिक्यूलैरिटी, अभिक्रिया की आणविकता। और लास्ट में हम बात करेंगे अभिक्रिया की मैकेनिज्म, यानी कि अभिक्रिया की क्रियाविधि की।
अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो इतने सब टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हौले हौले पढ़ेंगे, बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है, आराम से करते जाएंगे, सब कुछ समझ आएगा। तो ये सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे इसमें, इस चैप्टर में। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है अभिक्रिया की दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। तो बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। किसकी बात करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर। तो किसी भी चीज का जो रेट होता है वह क्या होता है? जो किसी भी चीज का रेट होता है वह होता है उस चीज की स्पीड, यानी कि वह चीज कितनी स्पीड से हो रही है। तो ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कोई जो रासायनिक अभिक्रिया है वह कितनी स्पीड से हो रही है, यानी कि जो उसमें अभिकारक है वो कितनी स्पीड से जो उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है या फिर जब भी क्या एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को लेकर के अभिक्रिया कराई जाती है। ये तो आपने 10th में पढ़ा होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को लेकर अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में भूमिका निभाते हैं, या फिर हम दूसरी भाषा में कहें जो क्या है, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में प्रतिभाग करते हैं उन्हें बोला जाता है अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स। और जो बनने वाले नए पदार्थ होते हैं, जो कि नए पदार्थ बनते हैं, उन्हें बोला जाता है उत्पाद। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें क्या होता है, सपोज दैट A प्लस बी, दो या दो से अधिक पदार्थ भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पर दो पदार्थ A प्लस बी गिव्स क्या है, C देता है। जब ये दोनों पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोडक्ट। तो जो ये दोनों है A और B क्या हो गए, अभिकारक। क्या हो गए, अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट्स, जो कि क्या होते हैं, प्रारंभिक पदार्थ। प्रारंभिक पदार्थ, या फिर हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, उन्हें क्या बोला जाता है, अभिकारक या फिर रिएक्टेंट्स। और यहां पर जब A प्लस बी यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं तो क्या होते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम कब कहते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जब क्या है, अभिकारक जो है उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तभी तो होता है जब अभिकारक के गुण जो है उत्पाद के गुण से भिन्न होते हैं, यानी कि जब अभिकारक जो है उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यहाँ पर A प्लस बी अभिकारक हो गया, जो कि क्या है, प्रारंभिक पदार्थ है, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। जो यहाँ पर हमारा C है इसको बोला जाता है उत्पाद। जो बनने वाला नया पदार्थ होता है रासायनिक अभिक्रिया में उसे क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, ये होता है बनने वाला नया पदार्थ। किसमें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला जो नया पदार्थ होता है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अभिकारकों के सांद्रण में कमी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होगी। अभिकारकों यानी कि रिएक्टेंट्स के सांद्रण में कमी क्यों होगी, यानी कि कंसंट्रेशन में कमी क्यों होगी, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, ये अभिक्रिया में प्रतिभाग कर रहे हैं, यानी कि ये यूज हो रहे हैं वहां पर। ये क्या है, इन्हीं की मदद से जो है प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, इसलिए जो है ये यूज्ड अप हो रहे हैं। तो इनके सांद्रण में क्या आएगी, कमी आएगी, और जो उत्पाद होंगे उनके सांद्रण में क्या होगा, वृद्धि होगी, यानी कि
यहाँ पे लिख देते हैं सांद्रण। सांद्रण में कमी होगी किसके? अभिकारकों के। और यहाँ पर उत्पाद में क्या होगा? सांद्रण में वृद्धि। सांद्रण में वृद्धि। जब जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो है अभिकारक कम होते जाएंगे, यानी कि अभिकारक कम होते जा रहे हैं, तो किसमें परिवर्तित हो रहे हैं? उत्पाद में। अर्थात सांद्रण में कमी हो रही है तो वो क्या होगा? उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो जाएगी। तो इसी सांद्रण में कमी और वृद्धि के आधार पर हम क्या है? अभिक्रिया की दर को परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को परिभाषित कर सकते हैं। तो अभिक्रिया की दर क्या हो सकती है कि अभिकारक के सांद्रण में जो है किस स्पीड से कमी आ रही है, या फिर हम दूसरी भाषा में कहें कि उत्पाद के सांद्रण में जो है किस स्पीड से वृद्धि हो रही है, उसे क्या बोला जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की दर। या फिर हम कह सकते हैं कि अभिकारक जो है किस स्पीड से उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। जिस स्पीड से उत्पाद में परिवर्तित हो रहे होंगे उसे क्या बोला जाएगा? अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर की परिभाषा क्या होती है? अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? अभिक्रिया की दर, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम के रिस्पेक्ट में जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज, इसे क्या बोला जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन? इसको ROR लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ROR। तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा अभिकारक या फिर उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो किस स्पीड से जो है अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है, या फिर किस स्पीड से जो है उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि हो रही है, उसे क्या बोला जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। या फिर इंग्लिश में क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स स्लैश प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम की रिस्पेक्ट में जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज, क्या बोला जाता है उसे? रेट ऑफ रिएक्शन। या फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन को अन्य तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। किस प्रकार से? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय में अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को क्या है? अभिक्रिया की दर कहा जाता है। क्या होता है? इकाई समय में अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। इकाई समय में जो है अभिकारक का सांद्रण कितना कम हुआ, या फिर इकाई समय में उत्पाद के सांद्रण में कितनी वृद्धि हुई, उसे क्या बोला जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम जो है फॉर्मुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं इसके लिए, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। वह क्या होगा? वह होगा अभिकारक या फिर उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अपॉन अभिक्रिया होने में लगा समय। तो ROR क्या हो जाएगा? यहां से ROR इज इक्वल टू अभिकारक
यानी कि रिएक्टेंट्स या फिर उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अपॉन अभिक्रिया होने में लगा समय। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? अभिकारक या फिर उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अपॉन अभिक्रिया होने में लगा समय। ये तो हमने बात की फॉर्मूले की। बात करते हैं किसी भी अभिक्रिया की दर को जो हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी बता दिया आपको कि अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर से या फिर किसी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर से। तो क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया की दर को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो कौन कौन से दो प्रकार है वो? पहला क्या है, किसी अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर से हम उसको व्यक्त कर सकते हैं, या फिर किसी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर से जो है रेट ऑफ रिएक्शन को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन नोट डाउन कर लो। आप नोट डाउन कर लिया होगा आपने, जल्दी से नोट डाउन कर लो जिसने नहीं किया। हो गया? ठीक है। तो नोट डाउन हो गया होगा अब। तो उन दोनों, तो पहले बात करते हैं कि पहले किस प्रकार से जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को व्यक्त किया जा सकता है किसी भी अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर से। तो पहला क्या है, अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर। तो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं, टाइम के बीच और कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता के बीच में। टाइम यहाँ पर सेकंड में होता है, ये हो गया कंसंट्रेशन। किस प्रकार से जो यहाँ पर ग्राफ वेरी करता है, तो ये हो गया। तो ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्टेंट्स, यानी कि आपको ग्राफ में दिख रहा होगा कि समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे क्या है टाइम स्पेंड होता जा रहा है, वैसे वैसे जो है अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। जैसे जैसे जो है टाइम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे जो है अभिकारक की सांद्रता में कमी होती जाएगी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, वैसे वैसे ही उसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद में वृद्धि होती जाएगी, यानी कि उसी अभिक्रिया की उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती जाएगी। तो जो दूसरे प्रकार से जो हम यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं किसी भी अभिक्रिया की दर को, वह है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर। तो इसके लिए ग्राफ बनता है, ये हो गया यहाँ पे कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रण, ये हो गया टाइम जो कि सेकंड में। तो जो ये ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार से वेरी करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो आप ग्राफ से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है टाइम बढ़ने पर, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जा रहा है, वैसे वैसे जो है अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के सांद्रण में क्या हो रहा है, वृद्धि होती जा रही है।
इन दोनों को कंबाइन करके भी ग्राफ बना सकते हैं हम। किस प्रकार से बना सकते हैं? दोनों ग्राफों को एक ही ग्राफ में दिखा सकते हैं हम। टाइम सेकंड में, ये सी हो गया कंसंट्रेशन, ये हो गया प्रोडक्ट और ये हो गया रिएक्टेंट। तो यहाँ पर दिख रहा होगा जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट का सांद्रण कम होता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट के सांद्रण में वृद्धि होती जा रही है। तो ये सब नोट डाउन कर ले, ये ग्राफ। तो जो यहाँ पर पहला ग्राफ है, जो यहाँ पर पहली कंडीशन है, जिससे कि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को व्यक्त कर रहे हैं, वह क्या है? कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है। तो जो यह ग्राफ है वह समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन या फिर कमी को प्रदर्शित कर रहा है। जो दूसरा ग्राफ है वह क्या है? समय के साथ उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि या फिर परिवर्तन को व्यक्त कर रहा है। और तीसरा क्या है? दोनों ग्राफ को कंबाइन करके बना रखा है, यानी कि समय के साथ अभिकारक या फिर उत्पाद के सांद्रण में कमी या फिर वृद्धि या फिर परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है। कमी, वृद्धि या फिर परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर क्या है? अभिकारक के सांद्रण में कमी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर इस चैप्टर में क्या सभी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे? जी नहीं। क्या हम यहाँ पर जो है सभी रिएक्शन यानी कि जितने भी रिएक्शन है सभी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर जो है इस चैप्टर में कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन के ही रेट ऑफ रिएक्शन की बात करने वाले हैं। यहाँ पर क्या होगा? ऐसा नहीं होगा कि हम सभी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें। कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन होंगे जिनकी हम यहाँ पर क्या है रेट ऑफ रिएक्शन की बात होगी। तो इसको समझने के लिए हम कुछ अभिक्रियाओं की बात करेंगे कि क्यों हम इस चैप्टर में जो है सभी रासायनिक अभिक्रियाओं की दर की बात नहीं करेंगे। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि पहला है तीव्र अभिक्रियाएं, यानी कि जो बहुत तेज गति से संपन्न होती है, तीव्र अभिक्रियाएं या फिर फास्ट रिएक्शंस। और इसमें हम बात करेंगे आयनिक अभिक्रियाओं की, यानी कि तीव्र अभिक्रियाओं को ही जो है आयनिक अभिक्रियाएं बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो आयनिक अभिक्रियाएं होती है वो विपरीत चार्ज वाले आयनों के बीच में कंप्लीट होती है। दूसरे हम बात करेंगे मंद अभिक्रियाओं की, यानी कि जो बहुत धीमे गति से होती है, स्लो रिएक्शन। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसको जो है लगने में बहुत टाइम लग जाते हैं, यानी कि सालों लग जाते हैं। तो मंद अभिक्रियाएं क्या है? वह अभिक्रियाएं जिनको होने में सालों वर्षों लग जाते हैं। और तीसरी बात करेंगे हम सामान्य अभिक्रियाओं की, यानी कि जिन अभिक्रियाओं की दर ना तो तीव्र होगी और ना ही मंद होगी, जो कि क्या है मॉडरेट होंगी अभिक्रियाएं, मॉडरेट रिएक्शंस। तो इसमें हम बात करेंगे आणविक अभिक्रियाओं की, आणविक अभिक्रियाओं की, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो जब हम इन सब रिएक्शंस को समझ जाएंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि क्यों हम इस चैप्टर में सभी रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तीव्र अभिक्रियाओं की, यानी कि फास्ट रिएक्शंस की, जिनको होने में क्या है माइक्रो सेकंड भी नहीं लगते हैं, बहुत तेजी से हो जाती है, जिनको होने में बहुत कम टाइम लगता है।
तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सपोज दैट यहाँ पर जो है मैंने पानी का गिलास लिया है, कांच में जो है ये कांच का गिलास है, इसमें क्या है पानी ले रखा है। इसमें जो जब मैं रेड इंक मिलाऊंगा, अभी इसका कलर कैसा है, रंगहीन है यानी कि कलरलेस है वाटर। जब मैं इसमें पानी में जो है ये रेड इंक मिलाता हूँ तो आपको दिखेगा इसने जो है पानी ने एकदम से क्या दिख रहा है, पानी ने एकदम से कलर चेंज कर लिया, रेड कलर में आ गया। यानी कि इसको इस प्रोसेस को होने में क्या है माइक्रो सेकंड भी नहीं लगे हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसको होने में जो है बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या बोला जाता है, तीव्र रिएक्शन। यानी कि जिनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बहुत तेज होता है, बहुत तीव्र होता है, उसे क्या बोला जाता है, तीव्र अभिक्रियाएं। या फिर हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं आइस क्यूब का। मान लो मैंने फ्रिज से आइस क्यूब निकाली और उसको क्या है बाहर छोड़ दिया, तो क्या होगा, आइस क्यूब क्या है, आइस क्यूब पिघलने लग जाएगी। यानी कि आइस जो है पानी में चेंज होने लग जाएगी, पानी में कन्वर्ट होने लग जाएगी। तो क्या इस मेल्टिंग के प्रोसेस को, यानी कि क्या इस पिघलने की प्रक्रिया को जो है होने में बहुत घंटे लग जाएंगे, या फिर बहुत सप्ताह लग जाएंगे, या फिर वर्षों लग जाएंगे, क्या होगा, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल हमें साथ ही साथ क्या है होते दिखाई देगा। यानी कि जैसे हम बाहर निकालेंगे तो जैसे हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ेंगे उस आइस क्यूब को, वह पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इसको होने में भी बिल्कुल बहुत कम टाइम लगता है। यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस कैसा प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। जो मेल्टिंग ऑफ आइस है, बर्फ का पिघलना है, वह तीव्र प्रक्रिया है, यानी कि तीव्र अभिक्रिया है। ये तो कुछ सामान्य एग्जाम्पल थे जिनकी मदद से मैंने आपको तीव्र अभिक्रियाओं को समझाने का प्रयत्न किया है। बट तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी स्पीड बहुत तीव्र होती है। यानी कि प्रोडक्ट में बदलने की जो स्पीड होती है वो बहुत तीव्र होती है। यानी कि इनको रिएक्शन कंप्लीट होने में माइक्रो सेकंड भी नहीं लगते हैं। और इन रिएक्शन का जो वेग निर्धारण होता है वह हम प्रैक्टिकली नहीं निकाल सकते हैं। हम सोचने जाएंगे कि प्रैक्टिकली जो है तीव्र रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। और जो ये रिएक्शन होती है ये क्या है, विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच में कंप्लीट होती है। यानी कि इनको हम आयनिक अभिक्रियाएं भी बोल सकते हैं। तो तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती है, तीव्र अभिक्रियाएं होती है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी क्या स्पीड, जिनकी स्पीड बहुत तीव्र होती है। क्या होती है, स्पीड बहुत तीव्र होती है। और इनका क्या है, प्रायोगिक तौर पर, प्रायोगिक रूप से वेग निर्धारण, यानी कि अभिक्रिया की दर, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अभिक्रिया की दर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इन रिएक्शंस का जो वेग निर्धारण होता है वो सामान्य प्रयोग के द्वारा हम नहीं निकाल सकते हैं। इनके लिए कुछ बहुत स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट करने होते हैं जिनसे क्या है हम इन रिएक्शन का, ऐसी रिएक्शंस का वेग निर्धारण कर सकते हैं। और ये क्या होती है, तीसरा पॉइंट, ये विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच में संपन्न होती है। विपरीत आवेश यानी कि एक पे ऋण आवेश होगा, धन आवेश होगा, संपन्न होती है। और विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच में इस अभिक्रिया के संपन्न होने के कारण इसे क्या बोला जाता है, इसे हम आयनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। यानी कि जो कि क्या है आयनों के बीच में कंप्लीट होती है, आयनों के मध्य में अभिक्रिया होती है, आयनिक अभिक्रियाएं। क्या बोला जाता है इन्हें, आयनिक अभिक्रियाएं।
नेक्स्ट यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जो ब्लैक बोर्ड में लिखा है छाप लो अपनी कॉपी में। जिसने छाप लिया ठीक, जिसने नहीं छापा छाप सकता है। क्या क्या लिखा है, तीव्र अभिक्रियाएं लिखा है। इसमें क्या होता है, जिनकी स्पीड बहुत तीव्र होती है इनका जो है हम प्रैक्टिकली क्या है वेग निर्धारण नहीं कर सकते हैं। क्रॉस कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। वेग निर्धारण नहीं कर सकते हैं। यह अभिक्रियाएं क्या है विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच में संपन्न होती है। उन्हें क्या है इसीलिए आयनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एग्जाम्पल क्या देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसका, NaCl एक्वस प्लस AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्लस सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन। जब अभिक्रियाएं होती है तो क्या होता है, ये होता है आपका AgCl प्लस NaNO3 एक्वस में होता है और AgCl का में अवक्षेप प्राप्त होता है जो कि क्या है सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड। क्या है, पीपीटी प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण दिया गया है। जब क्या है जलीय सोडियम क्लोराइड एवं सिल्वर नाइट्रेट के बीच क्रिया कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है और साथ ही क्या है एक्वस फॉर्म में यानी कि जलीय फॉर्म में सोडियम नाइट्रेट विलयन। तो यहाँ पर क्या है ये आयनों की फॉर्म में होते हैं। इन पे Na प्लस Cl माइनस प्लस Ag प्लस NO3 नेगेटिव गिब्स। इनको जो है माइक्रो सेकंड भी नहीं लगते हैं, यानी कि माइक्रो सेकंड भी नहीं लगते हैं उत्पाद देने में। तो इसलिए ये बन जाता है AgCl प्लस NaNO3 प्लस माइनस एक्वस। ये क्या है अवक्षेप। रिएक्शन में इस तरीके से होता है कुछ, जो तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं क्या है प्लस माइनस यानी कि विपरीत आवेशित आयनों के बीच अभिक्रिया होती है। और इनमें अवक्षेप क्यों प्राप्त होता है मैं, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में बंध टूटते नहीं है। इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि बंध टूट पाए, यानी कि ये बहुत तेज गति से होती हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं में बंध टूटते ही नहीं है। तो इसलिए क्या है बहुत तेज गति से संपन्न होती है। उदाहरण हमने लिख लिया है, आप भी नोट डाउन कर ले। क्या है NaCl एक्वस प्लस AgNO3 एक्वस गिव्स AgCl सॉलिड प्लस NaNO3 एक्वस। AgCl के यहाँ पर अवक्षेप है। ये तो हमने बात की स्टूडेंट तीव्र अभिक्रियाओं की, जिसमें क्या होता है अभिक्रिया जो है बहुत तेज गति से पूर्ण होती है, यानी कि अभिक्रिया को होने में जो है बहुत कम समय लगता है, जिसके कारण क्या है इसके रेट ऑफ रिएक्शन की गणना नहीं कर सकते हैं। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं सामान्य प्रायोगिक विधियों से। इसके रेट ऑफ रिएक्शन को यानी कि इसके अभिक्रिया की दर की गणना नहीं की जा सकती है। इसलिए हम जो है इस चैप्टर में इन रिएक्शंस की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, जो दूसरी रिएक्शन थी वह थी मंद अभिक्रियाएं। क्या थी, मंद अभिक्रियाएं, जिनको होने में क्या है बहुत अधिक टाइम लग जाता है, सालों लग जाता है। जिन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में क्या है सालों लग जाते हैं, यानी कि जो अभिक्रियाएं बहुत स्लो होती हैं, बहुत धीरे स्पीड से होती हैं, स्लो रिएक्शंस। तो मंद अभिक्रियाओं को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो वह एग्जाम्पल है हमारा टमाटर का। यदि हम जो है टमाटर को क्या है कुछ दिनों के लिए बाहर छोड़ देते हैं, यानी कि बाहर मतलब हम फ्रिज से बाहर निकाल करके जो है रूम टेम्परेचर पर उसको छोड़ दें, या 10 या 15 दिन के लिए यदि हम जो है टमाटर को क्या है ऐसे ही बाहर छोड़ दें, तो क्या होगा, तो टमाटर क्या होगा, सड़ जाएगा। तो टमाटर का सड़ना कैसा प्रोसेस हो जाएगा, स्लो होगा या फास्ट होगा, कैसा प्रोसेस होगा, स्लो होगा या फास्ट। तो आपको पता है कि उसको सड़ने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, एकदम से नहीं सड़ रहा हो। यानी कि
हमने जैसे ही फ्रिज से बाहर निकाला एकदम से थोड़े सड़ रहे हो, उसको सड़ने में क्या है, गर्मियाँ होंगी तो गर्मियों में थोड़ा कम टाइम लगेगा, सर्दियाँ होंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि 10 से 15 दिन में क्या है, टमाटर खराब हो जाता है। तो टमाटर का खराब होना कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यह एकदम से नहीं सड़ रहा है, यह क्या है, सड़ने में कुछ टाइम लगा रहा है, खराब होने में कुछ समय ले रहा है, इसलिए क्या है, यह मंद अभिक्रिया है। तो हम इस एग्जाम्पल की मदद से क्या है, मंद अभिक्रियाओं को समझ सकते हैं। तो मंद अभिक्रियाएं क्या होती है, तीव्र अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट, यानी कि मंद अभिक्रियाएं क्या होती है, तीव्र अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनकी क्या है, जिनकी अभिक्रिया के दर में जो है बहुत समय बाद भी कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि इन अभिक्रियाओं का जो वेग होता है, यानी कि इन अभिक्रियाओं की जो दर होती है वह बहुत कम होती है या बहुत स्लोली होती है, जिससे इनका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना क्या है, संभव नहीं होता है। यानी कि संभव तो होता है लेकिन ये हमारे यूज में ही नहीं है। यूज में क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है बहुत टाइम बाद, कुछ बहुत सालों बाद जो है हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए जो है इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है यहाँ पर प्रयोगों के द्वारा जो है संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या होती है, मंद अभिक्रियाएं क्या होती है, जिनको होने में जो है बहुत टाइम लग जाता है, यानी कि टेक्स मैनी ईयर्स या फिर टाइम, और इनका जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, बहुत सालों बाद जो है इनका रेट ऑफ रिएक्शन प्राप्त होता है, लेकिन हम यहाँ पर ऐसी अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे ही नहीं। जो ऐसी अभिक्रियाओं को पढ़ के हमारा कोई फायदा ही नहीं है। इस चैप्टर में हम ऐसी अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे जो कि क्या है, जिनके रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्राप्त हो सके हमें। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम लोहे पर जंग लगना। एग्जाम्पल क्या है मंद अभिक्रियाओं के, लोहे पर जंग लगना, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, तो लोहे पर जंग लगना क्या होता है, जब भी क्या है, लोहे की जो सतह होती है वह अपने चारों ओर के वातावरण की नमी के संपर्क में आती है, या फिर धूल मिट्टी के संपर्क में आती है, या फिर ऑक्सीजन जैसी गैस के संपर्क में आती है, तो वह क्या होती है, यह लोहा जो है अपनी चारों ओर एक परत का निर्माण कर देती है, जिसे क्या बोला जाता है, जंग। तो इसी को जो है लोहे पर जंग लगना कहते हैं, जो कि क्या होता है Fe2O3 प्लस फेरिक ऑक्साइड XH2O गिव्स क्या है, Fe2O3.XH2O क्या होता है, Fe2O3.XH2O, जो कि क्या है, जल योजित फेरिक ऑक्साइड, इसे ही जंग बोलते हैं। क्या है ये, जंग। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर में जो है तीव्र अभिक्रियाओं को भी नहीं पढ़ेंगे और मंद अभिक्रियाओं को भी नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं जो तीसरी अभिक्रिया थी हमारी, कौन सी थी, सामान्य अभिक्रियाएं, जिसको हम क्या है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे पास तीसरे तरीके की रिएक्शन है, वह क्या है, मॉडरेट रिएक्शन। तीव्र अभिक्रिया की बात कर ली थी, फास्ट रिएक्शन की बात कर ली थी, मंद अभिक्रिया की बात भी हो गई थी, यानी स्लो रिएक्शन की बात भी हमने कर ली थी। अब हम बात करेंगे तीसरे तरीके की जो रिएक्शन है, वह कौन सी है, वह है मॉडरेट रिएक्शन, यानी कि सामान्य अभिक्रियाएं। तीसरे तरीके की रिएक्शन है स्टूडेंट मॉडरेट रिएक्शन, यानी कि सामान्य अभिक्रियाएं। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब जिनकी स्पीड न तो बहुत ज्यादा हो और जिनकी स्पीड न तो बहुत कम हो, यानी कि जिनकी अभिक्रिया की दर क्या है, ना तो ज्यादा कम हो और ना ही बहुत ज्यादा हो। अर्थात मॉडरेट रिएक्शन वह रिएक्शन होंगी
जिनकी स्पीड क्या है, ना तो बहुत ज्यादा होगी और ना ही बहुत कम होगी। तो क्या है, इन्हें बोला जाता है सामान्य अभिक्रियाएं। सामान्य अभिक्रियाएं। और ये सामान्य जो अभिक्रियाएं होती है यह क्या है, यह अणुओं के बीच में संपन्न होती है, यानी कि अणुओं के बीच में, अणुओं के मध्य में पूर्ण होती है। और अणुओं के मध्य में पूर्ण होने के कारण इसे बोला जाता है आणविक अभिक्रियाएं। तो आणविक अभिक्रियाएं क्या होती है स्टूडेंट, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अणुओं के मध्य में संपन्न होती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, आणविक अभिक्रियाएं। और यह क्या है, यह एक प्रकार की मॉडरेट अभिक्रियाएं होती है, यानी कि सामान्य अभिक्रियाएं होती है, जिनका की क्या है, कुछ ना कुछ अभिक्रिया की दर होती है। तो आणविक अभिक्रिया में क्या होता है, यानी कि मॉडरेट रिएक्शन में क्या होता है, जो ROR है उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि ROR की गणना की जाती है। और इस चैप्टर में हम इन्हीं मॉडरेट रिएक्शन की ROR की गणना करेंगे, यानी कि इन्हीं मॉडरेट रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मॉडरेट रिएक्शन यानी कि आणविक अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, यानी कि N2 प्लस Eg। एग्जाम्पल N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3, यानी कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। हाँ, मैं समझ गया आप क्या कहने चाह रहे हो कि यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, हमें पता है रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट बनाना है, हमें यहाँ पर इसके वेग की गणना करनी है, हमें यहाँ पर इसके रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना है। इसलिए यहाँ पर क्या है, इसको सिंगल एरो से दर्शाया गया। वो मुझे पता है कि हैबर प्रक्रम में है। ठीक है, तो जब भी क्या होता है N2 प्लस 3H2 जो कि क्या है मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो क्या प्राप्त होता है हमें 2 मोल्स ऑफ NH3। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, यानी कि यहाँ क्या होगा, अभिकारकों में बंध टूटेंगे, बंध टूटते हैं, यानी कि बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं। और यहाँ क्या होगा, नए बंध का निर्माण होता है, यानी कि न्यू बॉन्ड फॉर्म, यानी कि बंध का निर्माण। क्या होता है, बंध का निर्माण। तो यहां से यानी कि अभिकारक से यहां जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, यानी कि कुछ निश्चित टाइम लगेगा, निश्चित टाइम लगेगा। और जो निश्चित टाइम लगेगा उसी को हम बोलेंगे इन मॉडरेट रिएक्शन का क्या, अभिक्रिया की दर, जो कि हम इनकी अभिक्रिया की दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की गणना कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। और इस चैप्टर में हम इन्हीं अभिक्रियाओं की बात करेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिकारकों में बंध टूट रहे हैं और उत्पाद में नए बंधों का निर्माण हो रहा है, यानी कि जो अभिकारक हैं उनके सांद्रण में कमी हो रही है और जो उत्पाद है उनके सांद्रण में वृद्धि हो रही है। तो इसीलिए जो है ये आणविक अभिक्रिया की दर की हम यहाँ पर गणना कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। और जबकि आयनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा था, वहां पर बंध का निर्माण नहीं हो रहा था, वहां पे ये बंध जैसी प्रोसेस कुछ नहीं थी। वहां पे क्या हो रहा था, आयन बन रहे थे और एकदम से क्या है, आयन अटैच होकर क्या है, आयनिक अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट, नोट कर लिया होगा आपने।
दूसरा एग्जाम्पल जो है वह है क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का वियोजन मतलब टूटना, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया होगी 2H2O2। ये क्या होता है? डिकम्पोज होता है, यानी कि वियोजित होता है। तो ये क्या होगा? ये एक्वस है और ये होता है 2H2O एक्वस प्लस O2 गैस में वियोजित होता है। यह भी क्या है? मॉडरेट रिएक्शन का उदाहरण है, यानी कि आणविक अभिक्रिया का उदाहरण है। इन्हीं आणविक अभिक्रियाओं के रेट ऑफ रिएक्शन की हम इस चैप्टर में बात करेंगे। नेक्स्ट अब हम इसके लिए जो है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो है मैथमेटिक कैलकुलेशन देखते हैं, किस प्रकार से जो है हम किसी भी अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार से जो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की गणना की जाती है, किस प्रकार से जो है इंस्टेंटेनियस यानी कि तात्क्षणिक रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि तात्क्षणिक अभिक्रिया दर की गणना की जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।